चलिए अपन टाइप्स ऑफ प्लांट सक्सेशन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन पढ़ चुके थे। इसके अलावा मैंने कहा था आपको कि जितने भी और टाइप के सक्सेशन हैं हम अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अपन अब सक्सेशन के 3 और टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है कि जैसे ही किसी भी प्लेस पे सक्सेशन स्टार्ट होता है, सक्सेशन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई बैरन लैंड पे यदि कोई प्लांट स्पीसीज ग्रो करती है और धीरे धीरे ग्रोथ करने के बाद वो जो बैरन लैंड है वो किसी गार्डन में या फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एट द एंड उसमें एक क्लाइमेक्स स्पीसीज बनती है और उसके बाद में उस सक्सेशन का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। एंड होने के बाद में अगेन यदि उस प्लेस पर सक्सेशन स्टार्ट होता है तो वो कहलाए सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन जो है, प्राइमरी सक्सेशन एंड ऑटोजेनिक सक्सेशन लगभग सेम चीज होती है कि यदि किसी बैरन लैंड में कोई प्लांट स्पीसीज या कम्युनिटी ग्रो कर रही है और वो अपने आप को वहां के इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेती है और अडाप्ट करके कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहती है, तो ये जो प्रोसेस है सक्सेशन कहलाता है। अब है आपका एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है कि किसी बैरन लैंड में यदि कोई प्लांट कम्युनिटी ग्रो कर रही है तो वो वहां का नेटिव कम्युनिटी हुआ, ठीक है, वो वहां का क्या हुआ, पेरेंटल नेटिव कम्युनिटी, वो उसका वास स्थान कहलाया। तो उस वास स्थान के अलावा जो फॉरेन कम्युनिटीज होती है, जो अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन से आती है, अदर स्पेसेस से आती है और आने के बाद भी उसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को अडाप्ट करके ग्रो करने लगे, मतलब कि किसी भी स्पेस में, किसी भी लैंड पे नेटिव स्पीसीज के अलावा यदि कोई फॉरेन स्पीसीज आता है और वो फॉरेन स्पीसीज भी बिल्कुल उसी तरह उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है जिस तरह की नेटिव स्पीसीज करते हैं, तो इस तरह के सक्सेशन को हम एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट इंड्यूस्ड सक्सेशन। इंड्यूस्ड सक्सेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फील्ड के बारे में, अपन खेत का पढ़े थे एग्जांपल। तो फील्ड में क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंगली क्रॉप वहां पे प्लांटेड करते हैं। तो इस तरह मैनमेड एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है, मनुष्यों द्वारा निर्मित मैनमेड एक्टिविटीज के थ्रू जब किसी लैंड में सक्सेशन होता है तो ये आपका इंड्यूस्ड सक्सेशन कहलाता है। अब आप लोग चैट बॉक्स में एक बार मैसेज कर दीजिए आपको सक्सेशन के ये 5 टाइप क्लियर हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। चलिए आगे अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ठीक है, स्थल के आधार पर हम अनुक्रमण के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो 2 तरह का होता है, हाइड्रोसियर एंड जीरोसियर। हाइड्रोसियर आपको बोलने से समझ में आ रहा है बेटा? एलोजेनिक सक्सेशन एक बार और बताऊं, ओके। जैसा कि बेटा ऑटोजेनिक में अपन ये पढ़े कि यदि कोई नेटिव स्पीसीज है, यदि कोई बैरन लैंड है, वहां पर यदि कोई प्लांट कम्युनिटी ग्रो करती है और अपने आप को इस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अडाप्ट करते हुए ग्रोथ करती है, तो वो आपका ऑटोजेनिक सक्सेशन कहलाया। तो देखो, जो स्पीसीज या जो कम्युनिटी उस लैंड पर सबसे पहले ओरिजिन जिसकी हुई, उत्पत्ति जिसकी हुई, उस स्पीसीज, उस कम्युनिटी के लिए वो जो लैंड है वो उसका नेटिव प्लेस, उसका वास स्थान कहलाया। तो उसी तरह यदि उस स्पेस पे कोई फॉरेन कम्युनिटी आती है, मतलब कि कहीं और से कोई प्लांट कम्युनिटी आती है जिसका इन्वायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट था, स्टिल यदि वो क्या होता है, उस कंडीशन में भी अपने आप का अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत सुचारू रूप से करता है, तो इस तरह का जो सक्सेशन कहलाता है वो आपका एलोजेनिक सक्सेशन कहलाता है। अभी क्लियर हुआ? मैसेज करिए बेटा चैट बॉक्स में, क्लियर हुआ? चलो, इसके बाद में टाइप्स ऑफ सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस के आधार पर सक्सेशन 2 टाइप के होते हैं, हाइड्रोसियर एंड जीरोसियर। तो आपको बोलने से समझ में आ रहा होगा, हाइड्रो का मतलब होता है जल, जीरो का मतलब होता है मरुस्थल। हाइड्रोसियर मतलब कि हम वाटर बॉडीज पे पाए जाने वाले सक्सेशन की बात कर रहे हैं, एंड जीरोसियर हम डेजर्ट एरिया, मरुस्थलीय स्थलों पे पाए जाने वाले सक्सेशन की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोसियर के एग्जाम्पल आपके पॉन्ड, लेक्स कुछ भी हो सकते हैं। जीरोसियर के
बारे में आप सबको पता है। जीरोसियर में अगेन हम दो पढ़ते हैं, ठीक है, एक होता है आपका लिथोसियर एंड दूसरा होता है आपका सैमोसियर। लिथोसियर जो होता है उसमें हम बैरन लैंड, जो बेयर एरियाज होते हैं या बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जहां पर वाटर स्कैरसिटी होती है, इस तरह का जो जीरोसैरिक एयर कहलाता है वो स्पेस कहलाता है, वो आपका लिथोसियर कहलाता है। एंड सैमोसियर का मतलब होता है बेटा ऐसा स्पेस जहां पर सॉइल प्रेजेंट होता है, मतलब उसी रॉक के विदरिंग से, लीचिंग से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन हो चुका होता है। तो लिथोसियर का मतलब होता है जो बैरन एरियाज जहां पर ओनली रॉक प्रेजेंट है, बड़े बड़े चट्टान प्रेजेंट है, वहां पे होने वाला जो सक्सेशन है वो लिथोसियर कहलाता है। सैमोसियर ऐसा जीरोसियर ऐसा मरुस्थलीय स्थल जहां पर सॉइल प्रेजेंट है, वो आपका सॉइल प्रेजेंट है, सॉइल से सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, वो आपका सैमोसियर सक्सेशन कहलाता है। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? मैसेज कर दीजिए। चलिए, इसके बाद में है सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के आधार पर हम सक्सेशन देखते हैं बेटा। न्यूट्रिशन के आधार पर सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। तो ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन आप सबको पता है क्या हुआ, ऐसा सक्सेशन मतलब ऐसा एरिया जहां पर जो भी प्लांट कम्युनिटी विकसित हुई है, ग्रो या डेवलप हुई है, उन सब में अपने लिए सेल्फ फूड फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी पाई जाती है। वो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए एक अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं होते। इस तरह का जो आपका सक्सेशन है वो आपका कहलाता है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में आपके क्या आ जाते हैं, सारे ग्रीन प्लांट्स, इसका एग्जांपल है सारे ग्रीन प्लांट जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करते हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी पाई जाती है। फिर है आपका हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन आप सबको पता है ऐसा सक्सेशन जहां पर पाए जाने वाली जो प्लांट कम्युनिटीज होती है वो सेल्फ फूड फॉर्मेशन नहीं कर सकती, वो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए एक अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। और इस तरह का जो सक्सेशन है आपका हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। और इस तरह के सक्सेशन में जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपके हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जिसका एग्जांपल है आपके बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होता। फंजाई, फंजाई में भी क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होता। एक्टिनोमाइसिटिस फंजाई का ही एग्जांपल है। एंड ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये सारे हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन के आपके एग्जांपल है। ये क्लियर? चलिए, इसके बाद है कॉजेज ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का कारण क्या है? देखिए, सक्सेशन का कारण क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी लैंड वहां पे ग्रीनरी है, ग्रीनरी है तो किसी भी कारणवश वो जो लैंड है वहां से ग्रीनरी जाके वो फिर से बेयर हो सकता है। मतलब ये जो साइकिल है ये ऑलवेज क्या होता है, चलता रहता है कि एक बार ग्रीनरी आई, अब वो ग्रीनरी क्यों हट सकती है? डिफॉरेस्टेशन, मैनमेड एक्टिविटीज के थ्रू वहां पे क्या हो सकता है, वनों की कटाई हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा आपके डेंस फॉरेस्ट है तो वहां पर क्या हो सकता है, आग लग सकती है। या फिर ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, वहां पर बड़े बड़े ट्रीज हैं तो स्मॉल जो प्लांट्स वहां पर है उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही तो धीरे धीरे वो उनका विनाश हो सकता है। मतलब कि एक ग्रीनलैंड है वो एक टाइम के बाद में जैसे उसमें क्लाइमेक्स आ जाएगा वो फिर बेयर हो जाएगा। बेयर होने के बाद में फिर उसमें जो भी वहां पर पहले प्रेजेंट प्लांट कम्युनिटी थे जिनकी डेथ हुई थी, जो डिकेड होके फिर से ह्यूमस का फॉर्मेशन करेंगे, फिर से वहां पे कोई प्लांट कम्युनिटी विकसित होगी और फिर से वहां पे ग्रीनरी आ जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? मतलब ये जो साइकिल है ग्रीनरी एंड बेयर लैंड का ये ऑलवेज चलता रहता है। अगर ये ऑलवेज चलता रहा तो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाए, ऑलवेज नहीं चला तो प्राइमरी सक्सेशन के बाद क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो अब हम सक्सेशन के कॉजेस, कारण पढ़ेंगे। कारण यही होता है, तो ग्रीनरी से जब बेयर हो तब क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम फिजियोग्राफिक प्रोसेस की बात करते हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं जिसको हम कहते हैं, जिसमें होता है सबसे पहले सॉइल एरोशन, कि यदि कोई स्पेस है, ठीक है, वहां पे ग्रीनरी हो तो क्या होगा, वहां पे प्रेजेंट जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उन ट्रीज का रूट जो है उस सॉइल को अपने में क्या करेगा, बांध के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, जिसके कारण यदि फ्लड आता है, यदि बाढ़ आती है, यदि तूफान आता है, यदि पानी का तेज बहाव आता है तो जिसके कारण क्या होगा, आपका सॉइल इरोशन जो
स्पीड होगा वो बहुत कम होगा यदि बड़े बड़े ट्रीज प्रेजेंट है। लेकिन जस्ट अपोजिट सिचुएशन आप देखिए, यदि कोई बैरन लैंड है, यदि कोई बेयर लैंड है, ठीक है, एक नग्न भूमि है, वहां पर उस सॉइल को होल्ड करके रखने के लिए कोई भी बड़ी चीज नहीं है, किसी भी प्लांट का रूट नहीं है, तो यदि वहां पर फ्लड वाला, वहां पे बाढ़ की स्थिति आती है, तो सारा का सारा पानी जो सॉइल है वो उस वाटर के साथ में बह जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चैट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं जो कह रही हूँ आपको कौन से समझ में आ रहे हैं बेटा? हाँ चलिए, है आपका, मैंने आपको अभी कहा प्रेसिपिटेशन, हम बारिश को, रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्लाइमेक्स स्टेज आ गया यदि एक सक्सेशन का, तो क्लाइमेक्स स्टेज आने के बाद में वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, नेटवर्क इशू हो सकता है, वॉइस का मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेंगे बाद में। अब देखिए क्या है, सेकेंड है आपका डिपोजिशन। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि यदि कोई डेंस फॉरेस्ट है, बड़े बड़े ट्रीज है, तो नीचे में जो स्मॉल प्लांट्स है जो कि वो बड़े ट्रीज के शेड में, ठीक है, उसकी छांव में दब चुके हैं, उनको प्रॉपर सन, तो इस तरह के प्लांट्स अधिक समय तक तो अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहां की सॉइल में क्या हो जाएगा बेटा, मिक्स हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद जब प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल आएगा, तो यूज करके जो डिपॉजिटेड मटेरियल है उसका ह्यूमस, वो उसके साथ में ह्यूमस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, वहां पे उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन के बाद में ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, और ह्यूमस का फॉर्मेशन होने के बाद में फिर से क्या होगा, यदि कोई प्लांट स्पीसीज का वहां पे ओरिजिन होता है तो वो उसके लिए एज अ मैन्योर या फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर मैन्योर की तरह वो कार्य करेगा। सेम यही चीजें आपके मराइन जो इकोसिस्टम होते हैं या ओशियन में जो एमरजेंस होते हैं, तो एमरजेंस का मतलब क्या होता है, जो उथला हुआ पानी, उभरा हुआ जो उभरी हुई जो को बैरन रॉक्स होती है, आपने देखा होगा समुद्र वगैरह में कई नंगी चट्टाने, आपको नग्न चट्टाने वहां पे आपको दिखेगी, नेकेड रॉक्स। तो इस तरह के नेकेड रॉक्स में जब आप सक्सेशन देखते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें काई जैसा ओरिजिन दिखाई देता है, उत्पत्ति दिखाई देती है, और धीरे धीरे फिर वही काई धीरे से एक पोर्शन में, फिर उस पूरे के पूरे रॉक में, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस रॉक के बीच में लीचिंग मतलब दरारें पड़ने लगती है, और वो छोटे छोटे चट्टानों में, और उसके बाद में एट द एंड वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो यही डिपोजिशन का मीनिंग यही हुआ कि डिपोजिशन के थ्रू भी क्या हो सकता है, सक्सेशन हो सकता है। डिपोजिशन भी सक्सेशन का एक मेजर रीजन है, मेजर कॉज है। आ गया समझ में आपको? यहां तक फिजियोग्राफिक प्रोसेस आपको समझ में आया बेटा? चैट बॉक्स में मैसेज करिए। चलिए, इसके बाद में है आपका क्लाइमेटिक प्रोसेस, प्रक्रियाएं, जलवायु प्रक्रियाएं आप सबको पता है, विंड, हवा, वायु के तेज प्रवाह के कारण भी, मतलब कि क्या होता है, जब आपके विंड का फ्लो बहुत अधिक होता है तो ऐसे सारे प्लांट स्पीसीज जिसका रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो उसके साथ में फ्लो में एक अपने नेटिव प्लेस से दूसरे प्लेस पर आ सकता है। तो सक्सेशन का एक रीजन जो है वो विंड भी हो सकता है। सूखा, इसके बारे में आप सबको पता है कि जब क्या होता है कि वाटर स्कैरसिटी होती है, जल की कमी होती है, तो जल की कमी के कारण भी क्या होता है, कहीं पर भी यदि ग्रीनरी है तो वो अधिक समय तक वो ग्रीनरी नहीं बनी रहती, धीरे धीरे वहां की प्लांट स्पीसीज जो है वो ड्राई होने लगती है, सूखने लगती है, और जल्दी ही उसका क्लाइमेक्स स्टेज आ जाता है। तो ड्रॉट भी एक रीजन है सक्सेशन के नष्ट होने का और सक्सेशन के स्टार्ट होने का। उसके बाद है आपका स्नोफॉल, हिमपात जिसे हम कहते हैं। तो स्नोफॉल वाले रीजन में भी जब तक स्नोफॉल होता है तब तक प्लांट अपनी ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को क्या कर देता है, रोक देता है। रोकने के कारण क्या होता है, वो अधिक समय तक सरवाइव कर पाता है। लेकिन कभी कभी स्नोफॉल इतना अधिक होता है कि प्लांट का जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वहां पे वो जो स्नो है वो स्लीट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, और धीरे धीरे उस प्लांट का जो बॉडी है वो डिकेड होने लगता है, उसमें विल्ट होने लगता है, वो गलने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो
नष्ट हो जाता है। इस तरह वो स्नोफॉल वाला एरिया जो पहले ग्रीनरी से भरपूर था वो क्या हो जाता है, आपका बेयर हो जाता है, और जैसे ही स्नोफॉल खत्म होता है अगेन वहां पर न्यू स्पीसीज का ओरिजिन हो सकता है। लाइटनिंग जिसे हम बिजली चमकना जिसे हम कहते हैं, तो उस बिजली कड़कने या बिजली चमकने के कारण क्या होता है, कभी कभी जो लार्ज ट्रीज होते हैं वो तूफानों में जब आपस में टकराते हैं उनमें फ्रिक्शन होता है तो उनमें आग लग जाती है। तो आग लग जाना भी एक रीजन है सक्सेशन के नष्ट होने का, और यदि वहां पर फिर से किसी प्लांट स्पीसीज की ओरिजिन होती है तो वो भी एक रीजन है सक्सेशन के वापस स्टार्ट होने का। ये क्लियर हो गया आपको, ये 4 फैक्टर क्लाइमेटिक प्रोसेस। चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे बेटा बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर बोलने से आपको समझ में आ रहा है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो बायोटिक फैक्टर में फर्स्ट है आपका मैन। तो आप सबको पता है कि मैन मेड एक्टिविटीज ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सक्सेशन के डिस्ट्रॉय होने के और किसी भी सक्सेशन के स्टार्ट होने के। आ रहा है समझ में आपको। बायोटिक फैक्टर में फर्स्ट अपन पढ़ते हैं ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सक्सेशन के स्टार्ट होने एंड उसके एंड होने में। और दूसरा जो है आपका एनिमल्स। एनिमल है आपके सेकेंड बायोटिक फैक्टर। एनिमल में हम ये देखते हैं बेटा कि ग्रेजिंग के बारे में आप सबको पता है, चराई के बारे में आप सबको पता है कि यदि कोई ग्रीन लैंड है वहां पर कंटिन्यूसली यदि ग्रेजिंग की प्रोसेस हो रही है तो धीरे धीरे वो जो प्लांट कम्युनिटीज वहां पर प्रेजेंट होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होते जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है किसी भी सक्सेशन के डिस्ट्रॉय होने का। इसके बाद में आप बायोटिक फैक्टर में थर्ड पढ़ते हैं बेटा बैक्टीरिया, फंजाई एंड इंसेक्ट्स। यदि ये किसी भी प्लांट स्पीसीज में कोई डिसीज कॉज करते हैं और वो डिसीज कैसा है, स्प्रेड होने वाला है, ठीक है, कंटेजियस है, मतलब कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट, प्लांट से एनिमल, एनिमल से ह्यूमन को यदि वो डिसीज फैल सकता है तो धीरे धीरे उस एरिया का जो सक्सेशन है वहां पर प्रेजेंट जो कम्युनिटीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये भी एक रीजन है सक्सेशन का। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ये सबको? चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे। चलिए इसके बाद में अपन हाइड्रोसियर्स के बारे में बात करेंगे। वाटर बॉडीज, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया था बेटा, पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब में होने वाला जो सक्सेशन है वो आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोसियर कहलाता है। हाइड्रोसियर के हम स्टेप्स यदि देखते हैं या स्टेजेस हम देखते हैं तो सबसे पहले होता है आपका फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। ये सबसे पायोनियर कम्युनिटी, ये सबसे प्राथमिक समुदाय होता है आपके हाइड्रोसियर्स का, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज होता है, ये सबसे पायोनियर कम्युनिटी होती है आपके हाइड्रोसियर की, जिसमें आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, डायटम्स, बैक्टीरियाज ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये उस वाटर बॉडीज के बिल्कुल ही कहाँ पर, सेंट्रल स्पेसेस पे वो कॉलोनाइज हो जाते हैं और कॉलोनाइज होकर वो अपने क्लाइमेक्स स्टेज तक वहां पर ग्रोथ करते रहते हैं। हाइड्रोसियर का फर्स्ट स्टेज है आपका फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज ये सबसे पायनियर कम्युनिटी होती है हाइड्रोसियर की, जिसके अंदर आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स एंड बैक्टीरिया आते हैं। ये सारे उस वाटर बॉडी के सेंट्रल रीजन में जाकर कॉलोनाइज हो जाते हैं एंड अपने क्लाइमेक्स स्टेज के आते तक वहां पर ग्रोथ करते रहते हैं। इसके बाद में हाइड्रोसियर का जो सेकेंड स्टेज है आपका वो है सबमर्ज्ड स्टेज। सबमर्ज्ड स्टेज में आपके क्या होते हैं, जो आपके पायनियर कम्युनिटी फाइटोप्लैंक्टन होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो अपने क्लाइमेक्स स्टेज के आते तक वाटर बॉडी के सेंट्रल रीजन में ग्रोथ करते रहते हैं। तो सबमर्ज्ड स्टेज में ये फाइटोप्लैंक्टन का क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद में ये क्या करते हैं कि जो भी फ्लड के कारण, प्रेसिपिटेशन के कारण, बाढ़ या बारिश के कारण अपने सप्लाई हुई, जो बाढ़ या बारिश का पानी अपने सप्लाया हुआ जो मिट्टी होता है, उस मिट्टी के साथ में ये जो डेड बॉडीज है, ये जो डेड पार्ट है फाइटोप्लैंक्टन्स के, वो उसके साथ में मिक्स होते हैं। सॉइल या फिर
पार्टिकुलेट सॉइल के फॉर्म में ये बिल्कुल डैब्रिस में जाके उस वाटर बॉडीज के बिल्कुल सरफेस पे जाके वो नीचे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और इस तरह क्या होता है वहां पे मड का, कीचड़ का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद उस कीचड़ से वहां पर रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स विकसित होते हैं। रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स के एग्जाम्पल है बेटा हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, यूट्रिकुलेरिया, इलोडिया, पोटोमेजिटॉन। ये सारे फिर वहां पर क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे एल्गल स्पीसीज जो कि अदर एल्गल स्पीसीज से जिनकी बॉडी थोड़ी डेवलप होती है, जिसका एग्जांपल है कारा, ये भी वहां पर क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। और जो फाइटोप्लैंक्टन का डेड पार्ट था वो उसी डेड पार्ट से अपने लिए न्यूट्रिशन, अपने लिए मिनरल्स एंड साल्ट्स को लेते हैं और उसका यूज वो अपने ग्रोथ के लिए करते हैं। इसके बाद में हाइड्रोसियर का जो थर्ड स्टेज है वो है आपका फ्लोटिंग स्टेज। आपको बोलने से समझ में आ रहा होगा बेटा, फाइटोप्लैंक्टन सबमर्ज्ड फ्लोटिंग, अब जो क्या करते हैं पानी के बिल्कुल, वाटर के बिल्कुल अपर सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो सैलो वाटर जिसे हम कहते हैं, सैलो वाटर उथला हुआ पानी जिसे हम कहते हैं, तो सैलो वाटर में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, प्लांट कम्युनिटी पाई जाती है, उस स्टेज को हम फ्लोटिंग स्टेज कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, राइजोम्स, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम नहीं होता बट रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम राइजोम्स कहते हैं। वो जो राइजोम्स है वो सबस्टर्नम से कनेक्ट रहते हैं और इस तरह वो वाटर बॉडीज में बने होते हैं। इसमें रूटेड फ्लोटिंग प्लांट जैसे कि नीलम्बो, निम्फिया, ट्रापा, ये सब ग्रो करते हैं। और फ्री फ्लोटिंग प्लांट जिनको किसी भी सबस्टर्नम की सरफेस की आवश्यकता नहीं होती, इस तरह के प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, जिसका एग्जांपल है आपका एजोला, लैम्ना एंड साल्विनिया। क्लियर हुआ यहां तक आप लोगों का? यहां तक क्लियर हुआ सबको? इसके बाद में है आप लोगों का नेक्स्ट जो इसके बाद में जो हमारा थर्ड स्टेज जो हम अभी पढ़ रहे, फ्लोटिंग प्लांट में अपन दो पढ़े, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट। तो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट आपको बोलने से समझ में आ रहा है कि शैलो वाटर में ये प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि प्लांट बॉडी जो होती है वो डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में होती है और पूरे टाइम वाटर के कांटेक्ट में होती है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन रेट होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन रेट जो होता है बहुत अधिक होता है। ट्रांसपिरेशन रेट अधिक होने के कारण क्या होता है, जो वाटर, जो मैक्सिमम वाटर ये जो प्लांट बॉडी कंटेन करते हैं वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वेपराइज्ड होता रहता है। और इस तरह ये जो प्लांट है वो वाटर बॉडी में रहते हुए भी डिकेड नहीं होते, उनमें विल्टिंग नहीं होती, वो गलते नहीं हैं। और जैसे ही इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ये भी उस वाटर बॉडीज के नीचे जो डैब्रिज है, जो सरफेस है, वहां पर इनका डेड पार्ट जाकर स्टोर हो जाता है और उसके बाद इसके डिकम्पोजिशन से नेचुरल फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि जो मड है वो और ज्यादा फर्टाइल हो जाता है। और जो वाटर बॉडी है, इतना ज्यादा जब मड का फॉर्मेशन होगा तो जो वाटर बॉडी है उसका जो डिपनेस है, ठीक है, उसका जो डेप्थ है, उसकी जो गहराई है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। क्लियर हुआ? ये मैसेज करिए, ये क्लियर हुआ? इसके बाद में आप लोगों का रीड स्वैम्प स्टेज में को हम एम्फीबियंस स्टेज भी, इस तरह के स्टेज में जो प्लांट्स होते हैं वो अपना लाइफ साइकिल जो है वो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, स्थलीय में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने लास्ट स्टेज में देखा, फ्लोटिंग स्टेज में जो
आ जाता है तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, सरफेस पे जाकर जमा होते हैं, का फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे वाटर बॉडीज की जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो कम होने लगता है और वो डेप्थ जो पहले बहुत ज्यादा था वो कम होके कितना हो जाता है जी, 2 to 4 फीट तक ही रह जाता है। मतलब कि ना तो कंप्लीट टेरेस्ट्रियल स्पेस है, ना ही कंप्लीटली एक्वाटिक है, मतलब कि कैसा है, वो बीच वाला स्पेस है। तो इस स्पेस में, इस स्टेज में जो प्लांट कम्युनिटी होती है उन्हें हम एम्फीबियंस कम्युनिटी या इस स्टेज को हम एम्फीबियंस स्टेज कहते हैं। मतलब कि इस स्टेज में जो प्लांट कम्युनिटी ग्रो करती है, जिनकी ओरिजिन होती है, वो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक बोथ एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ साइकिल चला सकते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऐसे ऑर्गन्स में होगा जो कि वाटर बॉडी के ऊपर है। नीचे वाला जो रीजन है, जो कि नीचे मड के कांटेक्ट में, उनमें नहीं होगा, वाटर बॉडी के ऊपर। मतलब कि प्लांट कम्युनिटी का ऐसा पार्ट जो कि डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में होता है, उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उन ऑर्गन्स को हम एसिमिलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। इस स्टेज में पाए जाने वाली जो प्लांट कम्युनिटी होती है उनके एग्जाम्पल है सिरपस, टाइफा एंड सैजिटेरिया। इनमें भी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर लॉस, या फिर आप ये बोल सकते हैं जो एक्सेसिव वाटर होता है उसका ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता रहता है, मेंटेन होता रहता है, बॉडी भी और प्लांट बॉडी भी और एनवायरनमेंट भी। इसके बाद में जब इस तरह के प्लांट्स की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद में ये जो प्लेस है वो थोड़ा और ज्यादा क्या हो जाता है, टेरेस्ट्रियल हो जाता है और यहाँ पे अदर प्लांट स्पीसीज ग्रो करने लगती है। ये रिच स्वैम्प स्टेज आपको समझ में आया? चैट बॉक्स में मैसेज करिए। इसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेज आता है हाइड्रोस्फीयर का सिजमिडो स्टेज। सेजमिडो स्टेज, सेजेस का मतलब आप सबको पता होगा, आप सबने देखा होगा, मैं श्योर हूँ। साइप्रस आपने देखा होगा, जूसिया आपने देखा होगा, आपने ग्रासेस देखे होंगे, ग्रासेस के डिफरेंट स्पीसीज आपने देखे होंगे, स्पोरोबोलस आपने देखा होगा, साइनोडोन डैक्टियोलॉन आपने देखा होगा। देखा है आपने ये सब? ग्रासेस देखा है आपने? घास, घास देखा है आपने? घास कैसे स्थलों पे, कैसी जगह पे घास उगते हैं आपने देखा होगा? जो थोड़े से दलदल वाले जो स्पेस होते हैं, ठीक है, ना तो कंप्लीटली वो सॉलिड होता है, ना ही वो कैसा होता है, कंप्लीटली एक्वाटिक होता है। मतलब एम्फीबियन स्टेज से थोड़ा सा और डेवलप जो होता है सेज मीडो स्टेज, मतलब यहाँ की सॉइल जो है उस सॉइल में हमेशा नमी बनी रहती है, उस स्टेज को हम सेज मीडो स्टेज कहते हैं। सेज मीडो स्टेज में जो प्लांट कम्युनिटी ग्रो करती है वो प्लांट कम्युनिटी को हम मैट लाइक वेजिटेशन, जालीनुमा वेजिटेशन भी कहते हैं। जैसा कि घास में आपने देखा होगा, ग्रासेस आपने देखी होगी, है ना। तो ग्रासेस को यदि आप देखेंगे एकदम ध्यान से, यदि आप देखेंगे ग्रासलैंड को, तो आपको बिल्कुल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जालीनुमा संरचना दिखेगी। इसलिए जो ग्रासलैंड होता है उस ग्रासलैंड को हम मैट लाइक वेजिटेशन भी कहते हैं। तो सेज मेडो स्टेज में जो प्लांट कम्युनिटी ग्रो करती है उसमें है आपके साइपेरस, जुंकस, एलोकैरिस, ये सारे ग्रो करते हैं। पोएसी फैमिली, साइप्रेसी फैमिली के जितने भी ग्रासेस आते हैं बेटा, साइप्रस रोटेंडस, स्पोरोबोलस, साइनोडोन डैक्टियोलॉन, ये सारे यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इनमें भी क्या होता है, राइजोमेशन की प्रोसेस होती है, मतलब कि इसमें प्रकंद पाया जाता है, एक वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम नहीं होता, राइजोमेशन होता है, राइजोम्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू वो धीरे धीरे उस पूरे लैंड पे क्या होने लगते हैं, स्प्रेड होने लगते हैं, स्प्रेड होते हैं और स्प्रेड होके उस पूरे लैंड को वो ग्रासेस से क्या कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इनमें भी वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सिस्टम, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इनमें ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये मार्सी प्लेसेस जो है, मार्सी ही तो आप बोलोगे क्यों, क्योंकि यहाँ के सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉइल में
हमेशा नमी बनी रहती है। तो इस तरह का जो ग्रासलैंड है उसको हम मार्सी प्लेसेस, दलदली भूमि भी कह सकते हैं। इन मार्सेस में जब इन ग्रासेस का क्या होता है, डेथ होता है, तो धीरे धीरे ये जो मार्सी प्लेस है ये लैंड प्लेस में, ठीक है, लैंड में कन्वर्ट होने लगता है और फिर यहाँ पर लैंड प्लांट जैसे कि हर्ब, सर्ब एंड ट्री का ग्रोथ होता है। ये सेज मीडो स्टेज समझ में आया आप लोगों को? चैट बॉक्स में मैसेज करिए। इसके बाद में है आपका वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड स्टेज अब आपको समझ में आएगा कि किस तरह अपन जो इतने स्टेप्स देखे, इन स्टेप्स में हमने क्या देखा कि इन पूरे स्टेप्स में हमने क्या देखा कि एक हाइड्रोस्फीयर, एक वाटर बॉडी थी, उस वाटर बॉडी में अलग अलग प्लांट कम्युनिटी अलग अलग स्टेज में ग्रो करी और एट द एंड वो जो वाटर बॉडी है वो लैंड में कन्वर्ट हो गया, है ना। मतलब कि हाइड्रोस्फीयर से क्या बन गया आपका, लैंड वाला सक्सेशन हो गया, यहाँ पे लैंडस्केप का फॉर्मेशन हो गया। एक वाटर बॉडी से एक लैंड स्केप, एक ग्रासलैंड, और उस ग्रासलैंड से क्या बन गया आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इस तरह एक वाटर बॉडी से फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बन जाना, ये जो सक्सेशन का आप ग्राफ देख रहे हैं ये कैसा जा रहा है आपका, वाटर से लैंड, ठीक है ना। वाटर बॉडी से क्या बन गया आपका लैंडस्केप, उस लैंडस्केप में सबसे पहले आपके क्या बने ग्रासलैंड, ग्रासलैंड से आपका बन गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो सेज मीडो स्टेज में आपका मार्सी प्लेस था, मार्सी प्लेसेस में आपके ग्रासेस, ग्रासेस की डेथ के बाद में वो सॉलिड लैंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस लैंड स्टेज में, उस वुडलैंड स्टेज में हमारे हर्ब, सर्ब एंड ट्री लाइक प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके एग्जाम्पल है आपके सैलिक्स, कॉर्नस, पॉपुलस, अल्मस, ये सारे। और उसके बाद में जब इनकी डेथ होती है तो फिर क्या होता है, मिनरलाइजेशन की डिकम्पोजिशन होता है इनके बॉडी में, और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के थ्रू इनकी बॉडी में जो भी कार्बन्स, मिनरल्स होते हैं, मिनरलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू वो जो लैंड है वो उन सारे मिनरल्स एंड साल्ट से रिच हो जाता है और अदर सक्सेशन के लिए जो भी अदर नेक्स्ट सक्सेशन की प्रोसेस वहां सॉइल को क्या करता है, वो फर्टाइल बनाता है। और उसके बाद में इस वुडलैंड स्टेज के बाद में लास्ट जो स्टेज आता है वो होता है फॉरेस्ट स्टेज, जो कि वाटर बॉडीज में होने वाले सक्सेशन का, हाइड्रोस्फीयर का क्लाइमेक्स स्टेज, अंत अवस्था या चरम अवस्था होती है। लार्ज ट्रीज का फॉर्मेशन होता है जैसे कि अल्मस, एसर, क्वार्कस, इन सब का फॉर्मेशन होता है और एट द एंड हाइड्रोस्फीयर से, एक वाटर बॉडी से एक फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है। अब जितने भी दिनों तक ये जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये सरवाइव करेगा, कर पाएगा, और एट द एंड जब इसका विनाश होगा तो फिर से यहाँ पर न्यू सक्सेशन स्टार्ट होगा। ये था आपका हाइड्रोस्फीयर। आ गया समझ में सबको? चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे। चलिए, इसके बाद में है जीरोस्फीयर। इस तरह हमने हाइड्रोस्फीयर का डिफरेंट स्टेज देखा है, इसी तरह अब हम जीरोस्फीयर सक्सेशन की बात करते हैं। जीरोस्फीयर सक्सेशन का फिर से मैंने आपको दो बताया, आपको लिथोस्फीयर एंड सैमोस्फीयर बताया। लिथोस्फीयर मैंने आपको ये कहा कि जब सक्सेशन किसी बैरन रॉक से, किसी चट्टान से स्टार्ट होता है तो वो लिथोस्फीयर कहलाता है। और सैमोस्फीयर ऐसा जीरोस्फेरिक एरिया जहां पर ऑलरेडी सॉइल का फॉर्मेशन हो चुका है, तो सॉइल से जब जीरोस्फीयर आपका स्टार्ट होता है, जीरोस्फीयर सक्सेशन, तो वो सैमोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर और सैमोस्फीयर के बीच का अंतर, डिफरेंस समझ में आया? मैसेज करिए चैट बॉक्स में। अब लिथोस्फीयर में लिथोस्फीयर की बात करते हैं जहां पर सक्सेशन एक रॉक से, एक चट्टान से स्टार्ट होगा। तो इसका सबसे फर्स्ट स्टेज लाइकेन स्टेज में क्या होता है, एक बेयर रॉक, एक चट्टान होती है। उस सबसे पहले क्या होता है, लाइकेन। लाइकेन का मीनिंग क्या होता है, स्पेसिस
साथ एसोसिएट को बेनिफिट पहुंचाते हुए, कैसे बेनिफिट पहुंचाएंगे, तो हम सकते हैं उनमें क्लोरोफेल्गी जो प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं, और फंजाई में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता, वो अपने फूड के लिए एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। तो यही चीज होती है कि एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी फूड फॉर्मेशन करता है वो उस फंगल देता है, और ये जो फंजाई है उस बैरन रॉक में अपने माइसीलियम के थ्रू जितना ज्यादा वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है करता है, और वो उसको किसको देता है, एल्गी को देता है, ताकि एल्गी उसका यूज कर सके अपने लाइफ सर्वाइवल के लिए। अब क्या होगा, जितने समय तक एल्गी अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाएगा उसके साथ में एसोसिएटेड फंजाई जो है वो भी अपनी लाइफ सरवाइव कर पाएगा। मतलब कि यदि होस्ट हेल्दी है तो उसमें डिपेंडेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसको भी अपनी लाइफ के लिए जो भी नेसेसिटीज है वो होस्ट से मिलेगी। अगर होस्ट ही हेल्दी नहीं है तो वो कहाँ से अपने ऊपर डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की नेसेसिटी को पूरा करेगा। तो यही चीज होती है कि एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी फूड फॉर्मेशन करता है वो फंजाई को न्यूट्रिशन देता है, और बदले में फंजाई जो बैरन रॉक है वो अपने माइसीलियम के थ्रू उस रॉक से जो भी मिनरल्स एंड साल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है वो एल्गी को दे, उसका यूज अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में कर सके। इस तरह एक एल्गी और एक फंजाई साथ साथ अपनी लाइफ स्पेंड करते एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हुए, और इसी ही हम कहते हैं लाइकेन, ये जो है स्ट्रक्चर कहलाता है लाइकेन, एक एल्गल मेंबर एंड एक फंगल मेंबर के एसोसिएशनशिप को हम कहते हैं लाइकेन। और लिथोसियर का जो सबसे पायनियर कम्युनिटी है, जो सबसे प्राथमिक कम्युनिटी है, वो कहलाती है आपकी लाइकेन। क्रस्टोस लाइकेन इसलिए कहते हैं क्योंकि बैरन रॉक में लाइकेन का ग्रो हो रहा है, इसलिए इसे क्रस्टोस लाइकेन स्टेज कहते हैं। अब ये जो लाइकेन है इसका ग्रोथ जो होता है वो बहुत स्लो मूवमेंट, बहुत स्लोली ग्रोथ कहते हैं, और जैसे ही यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाएगा तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर आने के कारण ये जल्दी, ठीक है, लेकिन डेसिकेट होने के बाद भी वो उस गैस को इनमें टॉलरेट करने की, सहन करने की क्षमता होती है। और क्या होते हैं ये जो लाइकेंस है, जैसे ही रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन होता है ये स्पंज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में वो स्पंज के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद में इनका जो ग्रोथ का स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्रस्टोस लाइकेन स्टेज जो होते हैं इसमें ग्रो होने वाले जो लाइकेंस के एग्जांपल है वो अस्निया, राइजोकॉर्पन, अस्निया, राइजोकॉर्पन, रिनोडिना, लेकानोरा, लैसिडिया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही ये लाइकेंस की डेथ होती है इनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और डिकम्पोजिशन के बाद में इनकी बॉडी में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और उसके बाद में ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। ये जो ह्यूमस है ये लाइकेन के जो नेक्स्ट स्टेज है जिसे हम फोलियोस लाइकेन कहते हैं, फोलियोस लाइकेन के डेवलपमेंट के लिए ये जो भी एसेंशियल इन्वायरमेंट होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं उसका वो फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया ये सबको, क्रस्टोस लाइकेन स्टेज क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में मैसेज करिए। इसके बाद में आपका फोलियोस लाइकेन जो कि हम कल क्लास, एक बार बेटा सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग। आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे बेटा, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। कैमरा ऑन करिए सब लोग।
डिस्कनेक्ट करूं? डिस्कनेक्ट करूं? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.